कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट है तो प्लांट्स और एनिमल सोर्स में है जनाब। तो ये याद रखना है कि कितना सोर्स है, तो प्लांट्स में जो है तो ग्रेटर, ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, और तकरीबन एनिमल जो है तो ये 1% होता है, बहुत जरूरी है इसमें ये फिगर्स आपको कुछ याद करना। कार्बोहाइड्रेट प्लांट सोर्स में मैक्सिमम है, ठीक है, और एनिमल सोर्स में 1% कार्बोहाइड्रेट काउंट होते हैं, ठीक है। तो उम्मे एवन जनाब पूछ रही है कि मैं आपको लेक्चर के लिए नहीं छोड़ती जब तक आपने मुझे जो है तो मेरे क्वेश्चंस को, अच्छा उम्मे एवन जरा सबर करें, यहाँ पे मुझे वो नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये 1% है, ठीक है। इसके अलावा जो है तो हमारे पास जो इसकी जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज जो हैं तो इसके मेरे पास सोर्सेज इनकी कौन सी हैं, शाबाश, इनमें हमारे पास पोटैटोज भी हैं, पोटैटोज हैं, इसके अलावा जो है तो ग्रेप शुगर है, एटसेट्रा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल है। फिर इसमें एक हेडिंग आ जाएगी कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन हमारे पास क्या है जनाब, तो ये सबको पता है, कार्बन होता है इसमें, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर इसकी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे। तो इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन एक तो ओल्ड थी, वो हाइड्रेट थी लेकिन वो ठीक नहीं थी, लेकिन अभी हम कहेंगे क्या होगा, शाबाश, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉल्ड व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इसको कार्बोहाइड्रेट जो है तो कहा जाता है। इसके अलावा जनरल अगर हम क्लासिफिकेशन पे आए तो क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास कौन सी है, शाबाश, क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक होता है मोनोसेकेराइड, फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा हमारे पास होता है पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड जो होता है तो ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है तो कैन नॉट हाइड्रोलाइज, ये फर्दर नहीं टूट सकता, कैन नॉट हाइड्रोलाइज। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें हमारे पास कौन है, एक है ग्लूकोज और एक हमारे पास क्या है, एक है फ्रक्टोज। ये दो जो है तो इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। ग्लूकोज जो है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली जो है तो ये अल्डोज शुगर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम अल्डोज शुगर कहते हैं। और फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, शाबाश, इसको हम कहते हैं कीटोज शुगर। ये अपने साथ याद रखें। इसके अलावा जनरल जो है तो ये जो ग्लूकोज होता है तो इस पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच होता है, लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है वो हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे जो होता है तो अटैच होता है, ठीक है, यानी कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। स्ट्रक्चर फिर आपको बुक में जो है तो नजर आ रही होंगी, आप उसको देख के आप अंदाजा लगाएं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ओलिगोसेकेराइड पे अगर हम बात करें तो ओलिगोसेकेराइड हमारे पास इससे 2 से लेकर 10 यूनिट्स तक हो सकते हैं, ठीक है, 2 से 10 यूनिट्स तक हो सकते हैं एमसीक्यूज। इसके अलावा ये जो है तो हाइड्रोलाइजेबल है, यानी हाइड्रोलाइज टूट सकते हैं कंपोनेंट्स में अपने, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है तो 2 हो तो डाइसेकेराइड, 3 हो तो ट्राइसेकेराइड, ठीक है। और इसमें एक और जो हमारे पास एमसीक्यूज के लिए जरूरी है तो वो याद रखें, जो एग्जांपल है तो सबसे पहले हमारे पास माल्टोज है। तो माल्टोज जो है तो ये जब हाइड्रोलाइसिस करता है यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये टूटता है हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये ईटा के लिए बहुत जरूरी एमसीक्यूज है। एक और एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि अगर हम यहाँ पे सक्रोज ले लें, ये भी हमारे पास एक ओलिगोसेकेराइड, इसको करें तो ये टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये ईटा के लिए जरूरी है। सॉरी, तीसरा आप लें लैक्टोज और इसको अगर तो ये ग्लूकोज प्लस जो है तो गैलेक्टोज। तो ये 3 एमसीक्यूज बहुत जरूरी है कि आपके पास अगर सिंपल जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं तो वो किन किन यूनिट्स को जो है तो ये किन किन यूनिट्स को टूट सकते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस पे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है तो जनरली हम कहते हैं कि इनके जो ये 2 ग्लूकोज जो है अपने पास ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो इससे ये जब बनता है तो इससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इस तरह पॉलीसेकेराइड पे आएंगे तो इसमें जो यूनिट्स होंगे जरूरी है, यूनिट्स होते हैं तो ग्रेटर होंगे, ग्रेटर देन 10 यूनिट्स। जब 10 यूनिट तक हो तो ओलिगो और ज्यादा हो तो 10 यूनिट्स तो वो पॉलीसेकेराइड में आते हैं। फिर अगर हम ले तो ये भी हमारे पास हाइड्रोलाइजेबल है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक और एमसीक्यूज के लिए पॉइंट याद रखें कि इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, शाबाश। तो एक हमारे पास है स्टार्च है, इसकी एग्जांपल जनाब हमारे पास है स्टार्च है हमारे पास, ठीक है। स्टार्च है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च के अलावा जो है तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो कौन सी है, स्टार्च के अलावा सेलुलोज हमारे पास है, सेलुलोज है। सेलुलोज के अलावा हमारे पास ग्लाइकोजेन है। और ईटा के लिए याद रखें ये सेलुलोज जो होता है तो ये प्लांट के साथ रिलेटेड होता है, ग्लाइकोजेन एनिमल के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जनरल अगर हम इसके बाद पढ़ें तो फंक्शन तो आपको पता है कि ग्लूकोज स्पोर्ट्समैन, बिल्कुल रीडिंग आप जस्ट बुक में रीड कर सकते हैं कि ग्लूकोज है तो स्पोर्ट्समैन के लिए जरूरी है, सिक लोगों के लिए जरूरी है, एक अर्जेंट सोर्स है एनर्जी के लिए। फ्रक्टोज जो है तो सब्स्टिट्यूट टेबल शुगर है, डायबिटीज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्रोज को जैम जेलीज वगैरह में, स्टार्च को प्रिंसिपल फूड है, सेल्यूलोज को जो है तो पेपर बनाने के लिए, ओलिगोसैकेराइड में ब्लड क्लॉटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं तो जस्ट रीडिंग आप करें इनके फंक्शन को, ठीक है। इसमें अलावा जो है तो फिर इसके वही एक्टिविटीज हैं डिजीज के साथ हैं। तो पहले यहां पर लिखें रोल ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट इन हेल्थ एंड डिजीज। रोल ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना। तो हेल्थ और डिजीजेज में हमारे पास कौन सी है? शाबाश, ये सारी आपके पास जो है तो जस्ट रीडिंग्स हैं, समझें इसको। सक्रोज जो है तो पहला इसमें कौन सा आता है? सक्रोज। तो सक्रोज आपके पास क्या है? शाबाश, ये हमारे पास एक डाइसेकाराइड है। एक तो ये अपने पास पॉइंट में याद कर ले, दूसरा इसमें पॉइंट याद कर ले, ये स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट याद करें, शाबाश, ये क्या काज करता है? काज टूथ डीके काज करता है, राखून दरला खराब हुई। और दूसरा ओबेसिटी, मोटापा जनाब ले आता है। और इसमें एक और नुकसान है, राखून बांधे अकल ब्रश कोशिश करनी चाहिए कि जब तक टाइम आप जो है तो ब्रश करें तो वो उस पर ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया। इस तरह दूसरा इसमें हमारे पास क्या है? लैक्टोज है। तो लैक्टोज हमारे पास शाबाश क्या है? ये भी हमारे पास जो होता है तो ह्यूमन जो है तो मिल्क में जो है तो ये हमारे पास कितना है? बहुत ही जरूरी है, तकरीबन 6.8% ये है, ठीक है। और इसके अलावा अगर काउ मिल्क होगा तो उसमें आपके पास कितना होगा? 4.8% लैक्टोज होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो है तो लैक्टोज के लिए एक एंजाइम होता है, एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है इसको, और इसके कहते हैं लैक्टेज, ठीक है। ये पॉइंट है। इसके अलावा अगर इसमें जो है तो जो इसको नहीं ले सकते तो उसमें जो है तो जो मतलब जिन पे पाइपिरास नहीं लैक्टिक एसिड तो जो लेते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ देर बाद जो है तो उनका दिल खराब होता है, डायरिया होता है, पेन होता है, कॉलिक पेन, मैदे में दर्द होता है। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि फर्मेंटेड मिल्क यानी दही वगैरह खा ले तो उससे क्लियर हो जाता है ये, ठीक है। ये कोई जनरल बातें हैं। फिर इस तरह ग्लूकोज के लिए आप अगर देखें तो तीसरा नंबर हमारे पास है ग्लूकोज का, बहुत ही जरूरी है ग्लूकोज में हम क्या कहते हैं? पॉइंट इसमें क्या है? पॉइंट सबसे ज्यादा ये है कि ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, यानी स्पोर्ट्समैन अक्सर ग्राउंड में ग्लूकोज पीते हैं तो जल्दी से एनर्जी आती है। बाकी 65 से लेकर 110 मिलीग्राम जो है तो ह्यूमन ब्लड में जो होता है तो 65 से 110 मिलीग्राम होता है, कितने में? पर 100 ml। एक 100 ml में तकरीबन ग्लूकोज कितनी लेवल होती है ह्यूमन में, और इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा है तो अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो वो क्या हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? शाबाश, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। और जब आपको जरूरत होती है तो तब उस वक्त जो है तो आप इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये कुछ ग्लूकोज के बारे में जनरल बातें हुई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे आएंगे तो हमारे पास जो टॉपिक है तो वो हमारे पास प्रोटीन का होगा, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में आपने बायोकेमिस्ट्री में भी बायो में पढ़ा होगा, तो वो फिर उन्होंने आपको बायो के अंदाज से केमिस्ट्री तो आपको सिंपल यहाँ पे इनके बताती हैं, कुछ नॉलेज देती है। तो प्रोटीन जो है तो हमारे पास क्या है? शाबाश, हम कहते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगी? तो प्रोटीन की डिफिनीशन बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। इसकी जो है तो हम कहते हैं कि अकरेंस जो है तो ये हमारे पास इंट्रा सेल्यूलर हो, ठीक है, और अराउंड अबाउट ये इंट्रा सेल्यूलर होती है सेल के अंदर। और इसके अलावा 50% जो है तो ये हमारे पास तकरीबन ड्राई वेट ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी का 50% तकरीबन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। अभी ये जो एमसीक्यूज आता है वो यूज करें, वो आप मुझे, वो इसकी क्या है कि ये एक्ट एज, हाँ बहुत जरूरी है, प्रोटीन एक्ट एज बहुत जरूरी है। एक्ट एज क्या क्या एमसीक्यूज है बहुत जरूरी। ये किसके लिए एक्ट करता है? पहले जो है तो ये हमारे पास एक्ट करता है कैटलिस्ट, प्रोटीन एज ए कैटलिस्ट भी होती है, ज्यादातर एंजाइम्स कैटलिस्ट जो होते हैं तो एंजाइम्स वो प्रोटीन के होते हैं। इसके अलावा जो है तो एज बैरियर भी होता है, बुक में फिर लिखा है कि बैरियर से मतलब सच स्किन एंड बैक्टीरियल सेल वॉल जो है तो उसके लिए एक फंक्शन करता है प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा प्रोटेक्टिव एजेंट के बतौर भी काम करता है इम्यून सिस्टम में, ठीक है, बुक में लिखा है क्लियरली।
इस तरह ये स्टोरेज का काम भी करता है, आयरन स्टोरेज ब्लड में करता है, ठीक है। तीसरा नंबर ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट भी है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। क्यों, आपको नहीं पता कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है तो वो प्रोटीन्स हैं, ठीक, ऑक्सीजन कैरी होता है। और तीसरा एज रिसेप्टर्स, एज रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसके अलावा जो है तो ये अगर आपको ईटा में आए कि प्रोटीन्स का क्या किरदार होता है, तो इसमें कोई से भी ऑप्शन में आ जाते हैं तो आप सबको सब चीजें याद करनी, क्योंकि आप जब पेज नंबर 324 पे रीड करेंगे तो बड़ा बोर लगता है। तो इस तरह जनरल बातें आपको पता हो, डेफिनेशन और एमसीक्यूज, ये एक्ट किस चीज पे करते हैं। अभी जरा हमारे ना लाइनिंग लगाए ना आप लोगों ने, तो उस वक्त बोर्ड को भर दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो स्टूडेंट लाइनिंग लगा रहे हैं। रेज योर हैंड्स जिसने लाइन लगाई थी, जरा हाथ उठाए, शाबाश। वो कौन स्टूडेंट्स थे? गायब हो गए, पता नहीं है। मेरी आवाज को कौन सुन रहा है, हाथ उठाए। ठीक है ठीक है, आवाज बस ठीक है, आप सुन रहे हैं। तो ये जनाब हमारे पास जनरल है, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन्स के बारे में कुछ बातें होगी, फिर बाकी इसके अलावा ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे आते हैं, फिर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में हमारे पास उनकी कितनी क्लासिफिकेशन है, तो आपको पता है कि प्रोटीन्स में हमारे पास कौन से होते हैं। एक हमारे पास होते हैं सिंपल प्रोटीन, एक हमारे पास होते हैं सिंपल प्रोटीन, दूसरा हमारे पास होते हैं कंपाउंड प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन भी इसको कहते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आता है डिराइव प्रोटीन, डिराइव प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन्स की टाइप्स हैं। तो सिंपल प्रोटीन्स हमारे पास कौन सी हैं, ये याद करना है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं, ये देखिए क्या है, आग लग चाहिए गई है, आग लग गई है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आग लग गई है, तो ये ए जो है तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्बुमिन। जी मेरे पास है ग्लोबुलिन, लिगोनिन। सी जो है तो ये कोलेजिन, जी जो है तो ये ग्लोबिन, और एच जो है तो ये हिस्टोन्स। हाथ उठाएं जो इस पे समझ चुके हैं, हाथ उठाएं, शाबाश। ईटा के लिए हाथ उठाएं जो समझ चुके हैं, हाँ बस, वेरी गुड। तमाम स्टूडेंट्स ऐसे करें बच्चों कि आप इसको सीखिए। अगर ईटा में आपको आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपल प्रोटीन, तो आग लग गई है, तो ये आपको अगर शॉर्टकट याद है तो ये एग्जाम्पल इसकी है बुक में। हम ये पढ़ लें कि स्ट्रक्चर पढ़ लें, तो फिर इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, प्रोटीन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रोटीन की पहली प्रॉपर्टी है कि ये कम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हैवी मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है। दूसरे इसका जो है तो ये एम्फोटेरिक नेचर में होता है, एम्फोटेरिक नेचर में होता है। एम्फोटेरिक नेचर में कैसे है जनाब, क्योंकि इसमें एसिड पार्ट भी मौजूद होता है, एसिडिक पार्ट भी मौजूद होता है, और इसमें जनाब बेसिक पार्ट भी मौजूद होता है। एसिडिक पार्ट इसमें हमारे पास COOH है, बेसिक पार्ट इसमें हमारे पास क्या है, शाबाश, अमीनो यानी अमीनो NH2 ग्रुप हमारे पास मौजूद है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका बेसिक नेचर है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको स्ट्रांगली हीट किया जाए, व्हेन स्ट्रांगली हीटेड, जब प्रोटीन को बहुत ज्यादा हीट किया जाए स्ट्रांगली, तो ये जो है तो लूज या लॉस इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अपने स्ट्रक्चर को लॉस कर लेता है। एंड बायोलॉजिकल फंक्शन, तो अपने फंक्शन को भी लॉस कर लेते हैं, और इसको कहते हैं कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, जब प्रोटीन हीट करने से अपने फंक्शन को लॉस करे और अपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को लॉस करे, तो इसको हम कहते हैं कोगुलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। इज इट क्लियर। तो अगर ईटा में आए कि लॉट्स प्रोटीन्स लॉस्ट इट्स फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द फॉलोइंग फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज, इस तरह ऑप्शन होंगे, तो कोगुलेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंस जो है तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, हीमोग्लोबिन में भी है हमारे पास, इस तरह कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। तो सारे फंक्शन सिर्फ जस्ट रीडिंग है, तो इनको आप कर लें। तो ये हमारे पास प्रोटीन की कुछ बातें हुई। इसमें अगर हम लास्ट पे आए तो इसमें एंजाइम की बातें हो रही है, ठीक है। एंजाइम, तो एंजाइम तो आप लोग जानते हैं फिर कि एंजाइम असल में नेचर में किस तरह है। एंजाइम हमारे पास नेचर में कैसे है, एंजाइम हमारे पास असल में ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और विच जो काम क्या करता है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी ह्यूमन या इसके अलावा जो लिविंग बॉडीज में रिएक्शन होती है, एंजाइम उसको तेज करता है, स्पीड अप करता है, ठीक है। तो इसके बाद एंजाइम की जो
प्रॉपर्टीज हैं तो वो प्रोटीन की तरह हैं, यानी ये भी प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिख लें प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, बहुत जरूरी है, आपको इंटर में एज एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स जो है तो हमारे पास कौन सी हैं, शाबाश, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स कौन सी हैं, नंबर फर्स्ट याद रखें, शाबाश शाबाश याद करें कि ये क्या होती हैं, कोगुलेशन करती हैं, कोगुलेशन तो समझ गए, स्लव हीट करते हैं। इसके अलावा ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल हैं, ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल हैं, ठीक है। इसके नॉन हाइड्रोलाइजेबल के अलावा जो है हमारे पास, तो ये डीएक्टिवेटेड बाय एक्सट्रीम अल्टरेशन ऑफ पीएच एंड हाई टेम्परेचर, यानी अगर पीएच को ज्यादा किया जाए और टेम्परेचर को ज्यादा किया जाए तो ये हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि एंजाइम जो होते हैं तो इससे एंजाइम क्या हो जाते हैं, एंजाइम डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं, एंजाइम फिर काम नहीं करते। तो इसलिए जिस टेम्परेचर पे उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पीएच पे उसको ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। जबकि एक और पॉइंट लिख लें कि हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि जो रिएक्शन हो तो हर एक के लिए अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है, उसके बगैर हर एक एंजाइम हर एक रिएक्शन में काम नहीं करता, ठीक है। और जिस सब्सटेंस पर अमल करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं, ऑन विच सब्सटेंस इट एक्ट कॉल्ड सबस्ट्रेट, इसको जनाब सबस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जनरल एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज हुई। फिर रोल्स हैं, तो रोल में अगर आप देखें तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी काम करता है, इसलिए डाइजेशन ऑफ फैट्स में भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये जनरल है, ये डाइजेशन वगैरह पर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन भी काम करता है। तो इसमें लिख लें रोल ऑफ एंजाइम, क्या लिख लें, रोल ऑफ एंजाइम, रोल ऑफ एंजाइम। तो ये जो है तो जनाब एक एमसीक्यूज आपको आ रहा है, ये आ रहा है कि एंजाइम क्या करता है, एंजाइम शाबाश, प्ले रोल इन नंबर ए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और टाइलिन एंजाइम जो होते हैं जिसको एमाइलेज भी कहते हैं, सलाइवा में जो होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को करते हैं। बी नंबर जो है तो डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। सी जो होते हैं, इसके अलावा सी जो है तो लाइपेज एंजाइम जो है हाइड्रोलाइज्ड फैट्स, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, और डी ऑल तो आप जनाब ऑल, ठीक है। तो ये याद रखें कि इसमें जो एंजाइम होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं एमाइलेज या टाइलिन, तो उसको हम कहते हैं शाबाश, फैट के एंजाइम को हम क्या कहते हैं, लाइपेज यानी फैट्स का एंजाइम, ठीक है। और इस तरह जो है तो फिर अगर प्रोटीन्स का जो एंजाइम है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स, उनको हम कहते हैं पेप्सिन। तो जनाब बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम को एमाइलेज, फैट्स के लिए लाइपेज, और प्रोटीन्स के लिए पेप्सिन जो है तो एंजाइम्स यूज होते हैं। तो एमसीक्यूज अगर देखें तो 3-4 किस्म के एमसीक्यूज यहाँ पे आपने सीख लिए हैं, ठीक है। तो फिर फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम्स, वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम्स को इफेक्ट करते हैं, शाबाश। तो हमारे पास पहला जो फैक्टर है तो वो है टेम्परेचर, दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है तो वो हमारे पास है पीएच भी, तो इसलिए एक खास टेम्परेचर और खास पीएच होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसका, जो ऑप्टिमम जिस पे अच्छा करते हैं तो वो है 37 सेंटीग्रेड, ठीक है। इस तरह पीएच जो है तो पीएच भी हमारे पास एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिस पे काम करता है, तो ऑप्टिमम जो है तो पीएच जो है तो वो हमारे पास 2 है जिस पे अच्छा काम करता है, ठीक है। और मुख्तलिफ एंजाइम के लिए अपना अपना ऑप्टिमम पीएच होता है, क्लियर है। तो ये बुनियादी जो है तो हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो फैक्टर है तो हमारे पास नेक्स्ट जो है तो वो एंजाइम इनहिबिशन का आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है टॉपिक हमारे पास, एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन यानी जिससे एंजाइम की एक्टिविटी जो है तो खराब हो जाए, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं कि द प्रोसेस बाय विच, एंजाइम इनहिबिशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस, हाँ ठीक है, बाय द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटी यानी जो कारकर्दगी होगी ऑफ एन एंजाइम, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज क्या, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड एंजाइम इनहिबिशन। तो ये एंजाइम इनहिबिशन की डेफिनेशन है, ठीक है। एंजाइम के एक्टिविटी में जब कमी आ जाए, डिक्रीज आ जाए तो ये है। फिर हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, तो एक हमारे पास शाबाश कौन सा, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, अगर हमारे पास ये सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम, और इन दोनों के दरमियान जो हो जाए तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज आ जाए तो ये फिर रिवर्स नहीं होता, इसको हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन दूसरा हमारे पास कौन सा है, रिवर्सिबल
रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है तो उसमें हम कहते हैं कि जब हमारे पास ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी तो वो वीक होती है, तो इसलिए वो हमारे पास रिवर्सिबल कहलाई जाते हैं। ठीक है, फिर कॉम्पिटिटिव होते हैं जब सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड में कॉम्पिटिशन, और नॉन कॉम्पिटिशन जब कॉम्पिटिशन नहीं होती। ठीक है ना, तो ये जनाब हमारे पास कुछ एंजाइम है, और फिर एंजाइम्स की जो है तो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं तो ये भी आप जस्ट रीड करेंगे, और बिल्कुल सिंपल है कि किन के लिए कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, आप नाम सीखेंगे और जस्ट रीडिंग है, आपको थ्योरेटिकल रीडिंग करनी है। ठीक है, तो कॉलेज मेन में हम प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो है तो इनमें इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है, तो